सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। गुजरात के भुज से दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं। बिहार के चंपारण के दोनों बताए जा रहे रहने वाले। टीवी9 की खबर पर भी मुहर लगी है। हमने आपको बताया था कि आखिर ये दोनों आरोपी किस तरफ भागे हैं और किस तरफ इनकी लोकेशन है। टीवी9 ने बताया था वसई हाईवे की तरफ ये दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद भागे थे और आखिरकार गुजरात के भुज से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यह फुटेज आप देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज इन दोनों आरोपियों की निकलकर सामने आई, इसके जरिए दोनों आरोपियों की पहचान भी सुनिश्चित की गई। दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है दोनों आरोपी। 14 अप्रैल की तारीख आप देखिए, जब सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये दोनों आरोपी एक मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं और इसके बाद ताबड़तोड़ सुबह सुबह फायरिंग करते हैं। एक दहशत का माहौल वहां पर कैसे बन जाता है, वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। इसके बाद ये दोनों वसई हाईवे की तरफ भागते हैं। टीवी9 भारतवर्ष ने आपको ये खबर बताई थी और सटीक लोकेशन की आखिर किस तरफ ये आरोपी गए हैं। इसके बाद आखिरकार गुजरात के भुज से इन दोनों को आज यानी कि 16 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। राजीव, कैसे गिरफ्तारी संभव हो पाई? देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को सबसे बड़ा एक अपनी जांच का एक हिस्सा बना रही थी और इसी के तहत उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो किस रूट से आए थे और किस रूट पर गए, उसी दरमियान पुलिस को बात पता चली कि आरोपी जो हैं वो बाइक पर आए थे और उसके बाद में वो महबूब स्टूडियो बैंड्रा से होते हुए माउंट मेरी चर्च पर गए। वहां पर जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उस बाइक को वहां पर छोड़ा, वहां से एक प्राइवेट ऑटो ली, ऑटो हायर किया और वहां से बैंड्रा स्टेशन गए। वहां से ट्रेन पकड़कर अकोला गए, सांताक्रूज स्टेशन पर उतरे। उसके बाद में उस लोग आगे की लोकेशन पुलिस जो है रिवील नहीं कर रही थी, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही थी। इसी दरमियान पुलिस को ये इनपुट मिला था कि एक ऑटो ड्राइवर से उन्होंने मुंबई अहमदाबाद हाईवे यानी कि वसई हाईवे का एड्रेस पूछा था और यही बात हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि राजस्थान गुजरात रूट का एड्रेस पूछा गया है तो निश्चित तौर पर शूटर उसी दिशा में हो सकते हैं, उसी दिशा में फरार हो सकते थे। और आखिरकार ये बात सच सामने आई, सच के तौर पर सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की है। इन्हें मुंबई लाया जा रहा है। 10 बजे के आसपास इनको संभवतः मुंबई क्राइम ब्रांच लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही आरोपी जो हैं एक ही गांव के रहने वाले हैं, बिहार के निवासी है, पश्चिमी चंपारण के। बिल्कुल, बिहार की इन दोनों की बताया जा रहा है कि बिहार के चंपारण के दोनों रहने वाले हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी इनका संबंध हो सकता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ का बड़ा बयान क्या सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका से इंकार नहीं। मुंबई लाने के बाद हर एंगल से तफ्तीश होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन पर भी इनसे पूछताछ होगी और जैसा राजीव हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 10 बजे के आसपास इन दोनों को मुंबई लाया जा सकता है और इसके बाद आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए आरोपियों ने कैसे साजिश को रचा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घटना वाले दिन मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने बाइक की गति धीमी होती है और उसके बाद घर पर फायरिंग की जाती है। फिर आरोपी फरार हो जाते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश 1 महीने से कर रहे थे। पनवेल के हरिग्राम में राधाकृष्ण अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लिया गया था और रायगढ़ जिले से एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। खबर ममता बनर्जी को लेकर दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। लोकसभा चुनाव में राजपूतों की नाराजगी चुनावी मुद्दा बनती हुई नजर आ रही। पुरुषोत्तम रूपाला के कथित बयान से शुरू हुई यह नाराजगी कई राज्यों में पहुंच गई। राजकोट में क्षत्रिय महासभा की बैठक में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर नाराजगी दिखाई दी। बैठक में ऐलान किया गया कि अगर बीजेपी ने 19 अप्रैल तक रूपाला की उम्मीदवारी रद्द नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये नाराजगी रूपाला के एक विवादित बयान को लेकर है। हालांकि इस बयान पर रूपाला कई बार माफी मांग चुके हैं। राजपूतों की ये नाराजगी राजस्थान समेत कई राज्यों में पहुँच गई है। राजपूत संगठन इस बयान को लेकर बीजेपी से नाराजगी जता रहे हैं। संगठनों का कहना है कि रूपाला के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो बीजेपी को नुकसान होगा। और आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले पर श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
महिपाल सिंह मकराना ने क्या कहा। बार बार राजपूत समाज को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारी छोटी सी मांग है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को संसद में न भेजा जाए और हम लोग उसी व्यक्ति को टिकट देंगे जो हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान रखना जानता हो। और जो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान उछालने का काम करे, बहन बेटियों के चरित्र पे टिप्पणी करने का काम करे, हम लोग ऐसे व्यक्ति को कतई पसंद नहीं करेंगे। बाकायदा हम लोग इसका विरोध करेंगे। और उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम की जनसभा है। बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां। आज सबसे पहले पीएम मोदी बिहार के गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। गया में एनडीए ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। बिहार में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा पुणे में होगी। पुणे का चुनाव काफी दिलचस्प है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं। बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बाद पीएम पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर केरल के वायनाड में राहुल गांधी संविधान को लेकर बीजेपी पर बरसे। उन्होंने कहा, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। वायनाड में राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी पर वार किया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी नेता संविधान बदलने की मांग करके लोगों का अपमान कर रहे हैं। that we will change the constitution of our country. They are insulting the intelligence of every single Indian. Insulting all the different states, all the different languages, all the different histories and traditions. इधर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी से पहले बड़ा बयान दिया है। ममता ने आशंका जाहिर की है कि राज्य में तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। बाद दिग्विजय सिंह की आज राजगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। 2 बार के सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ से लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भोपाल से ताल ठोकी थी। बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इस बार दिग्विजय का मुकाबला राजगढ़ से 2 बार के बीजेपी सांसद रोडमल नगर से है। दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर काफी मुखर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना से नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले रोड शो और बाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सिंधिया। नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया राजघराने की कुलदेवी मांडरे की माता से आशीर्वाद लिया। सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज शिवपुरी में रोड शो करने के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद पोलो ग्राउंड में सिंधिया एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिंपल यादव आज मैनपुरी में नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। यूपी की चर्चित मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह परिवार की बहू डिंपल यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में है। डिंपल यादव आज मैनपुरी सीट से नामांकन करेंगी। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यादव परिवार के अन्य सदस्यों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हुआ था।
तब डिंपल ने यहां बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। डिंपल के सामने बीजेपी ने मैनपुरी शहर से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। जौनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकला पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और मौजूदा समय में जिला पंचायत की अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय पैदा हो गया था। तभी से माना जा रहा था कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। बता दें कि बसपा के टिकट पर श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने से जौनपुर लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से बापू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया था। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में बहुत सारे मसलों पर बात की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होते तो कैसे पता चलता कि पैसे किसने दिए और किसको दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। और वहीं पीएम मोदी ने गरीबी खत्म करने वाले राहुल गांधी के बयान पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। आइए देखते हैं पीएम ने क्या कहा। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल खड़ा करने वालों को भी जवाब दिया। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, यह आपको दिखा रहे हैं। नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी संकल्प यात्रा। 23 अप्रैल तक चलेगी आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा। 40 विधानसभा सीटों से गुजरेगी ये यात्रा। गोपाल राय करेंगे यात्रा की शुरुआत। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर आज से संकल्प यात्रा शुरू करेगी, जो 16 अप्रैल से 23 मई तक दिल्ली की 40 विधानसभाओं में की जाएगी। पहले चरण में 200 संकल्प सभाएं की जाएंगी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय इसकी शुरुआत ईस्ट लोकसभा सीट से करेंगे, जो 22 मई तक कुल 40 सभा करेंगे, जबकि 18 अप्रैल से संजय सिंह साउथ दिल्ली लोकसभा के अंबेडकर नगर से शुरू करेंगे और 23 मई तक कुल 40 सभाएं करेंगे। यात्रा के अंत में पार्टी नेता लोगों को बताएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों के पास वोट की ताकत है, उसी ताकत से जेल का जवाब वोट से दें। इधर सोमवार की शाम जयपुर में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। राजस्थान में चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर के बीच सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में भारी संख्या में लोग सड़कों पर दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान सरकार की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा भी खुली जीप में मौजूद रही।
कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ के 50 से ज्यादा स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। क्या है इसकी वजह? आप देखिए रिपोर्ट। मनीष तिवारी के स्वागत समारोह के बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया है। 50 से ज्यादा पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष लकी के प्रति गुस्सा जाहिर किया है। इन नेताओं ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए पार्टी हाईकमान से अध्यक्ष लकी को पद से हटाने की मांग की है। कहते हैं आज ही हटाओ उसको और कल दया प्रधान कोई भी बना दो, ABCZ कोई भी। हम लोग 24 घंटे सड़कों के ऊपर होंगे, दिन रात पूरा काम करेंगे मनीष जी के लिए। वीवीपैट के साथ डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। रिपोर्ट आप देखिए। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 100% EVM वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था और आज इसकी सुनवाई निर्धारित की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अभी तक हर विधानसभा क्षेत्र से 5 रैंडम तौर से चयनित EVM की पर्चियों का मिलान किया जाता है। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सर्वे के आधार पर अपनी कई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वे को प्रकाशित करने पर रोक से इनकार कर दिया था। बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। बिहार सरकार की ओर से प्रकाशित डेटा के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या का 63% हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग में आता है। मुंबई से सटे पालघर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। हादसे में महिला सरपंच की मौत हो गई। CCTV फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है, सड़क पर दूसरी ओर से बाइक पर आ रहे पति पत्नी को राज्य ट्रांसपोर्ट की एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में पति बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया। CCTV में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई और महिला कैसे गाड़ी से गिर गई। महिला स्थानीय गांव की सरपंच थी। ओडिशा के जाजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। फ्लाईओवर से नीचे गिरी है बस। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कोलकाता जा रही थी बस जब यह हादसा हो गया। ओडिशा के जाजपुर जिले में सोमवार शाम को एक बस के ओवरब्रिज से गिर जाने से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। इस बचाव अभियान में 16 एम्बुलेंस और क्रेन का इस्तेमाल किया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु की घटना पता चला है। 2 लोगों का कंडीशन अभी वर्तमान स्टेबल है। सीएम नवीन पटनायक ने इस हादसे पर शोक जताया। वही मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ी पथेर में भूस्खलन हुआ है और इसके चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने किश्तवाड़ी पथेर में भारी भूस्खलन के मद्देनजर लोगों को NH 44 से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वहीं जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीर घाटी के 2 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। JKDMA ने कहा कि अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा और मध्य कश्मीर के गांदरबल में 2400 मीटर से ऊपर हिमस्खलन होने की आशंका है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और अगली एडवाइजरी तक हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। बात अयोध्या की। अयोध्या में रामनवमी से पहले भव्य तैयारियां की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद ये पहला मौका है जब अयोध्या में श्री रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। अयोध्या में इस बार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने की बेहद खास तैयारी की गई है। रामलला के श्रृंगार से लेकर अभिषेक और पूजा अर्चना तक को खास बनाने का प्रयास किया गया है। सैकड़ों वर्षों के बाद राम की नगरी में ऐसी भव्य व मनमोहक तैयारी की जा रही है।
राम मंदिर भव्य लाइटों से रोशन है। पूरा मंदिर हजारों टन फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर बधाई गीत गाए जाएंगे, वेदों और पुराणों का पाठ होगा। भोग के लिए 56 प्रकार के विशेष पकवान बनाए जाएंगे। यहाँ तक कि भगवान सूर्य भी अपने किरणों से भगवान का अभिषेक करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम ने करवट बदली है। हल्की बारिश के बाद मौसम यहां पर खुशनुमा हो गया है। गुलमर्ग समेत कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई और ऊपरी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी से पहाड़ों के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। यहाँ दिन का तापमान 21.2 और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले कई घंटों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे कमी आएगी। विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बात करते हैं ईरान इजरायल युद्ध के। ईरान पर हमले को लेकर इजरायल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में आज इजरायल की मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगी। ईरान को जवाब देने के लिए इजरायल अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। वॉर कैबिनेट की बैठक में भी ज्यादातर सदस्यों का यही मानना था कि हमला जल्दबाजी में नहीं, पूरी तैयारी से करना चाहिए। इजरायल की सेना इसी सिलसिले में आज से सेंट्रल और अपर गैलिली वॉर ड्रिल कर रही है। हालांकि इजरायल का कहना है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज सेना के एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और पहले से ही तय था। इसका मकसद सेना को किसी भी धमकी के दौरान तैयार रखना है। और वहीं ईरान के सेना प्रमुख हर्जी हलेफी ने कहा है कि ईरान को हमले का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले पर इजरायल आग बबूला है। इजरायल की सेना जवाब देने के लिए उचित मौके की तलाश कर रही है। इजरायल सेना के आर्मी चीफ हलेवी ने कहा है कि जल्द ही ईरान को सबक सिखाया जाएगा। झारखंड से आज की बड़ी खबर। हेमंत सोरेन की जमानत पर आज सुनवाई है। रांची में पीएमएलए कोर्ट में पूर्व सीएम की अर्जी पर सुनवाई। इंडिया अलायंस को समर्थन पर बोले उमर अब्दुल्ला। गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ, इसलिए हालात बदले हैं। वो बीजेपी का साथ नहीं देते तो इंडिया अलायंस को हमें इस तरह से सपोर्ट नहीं करना पड़ता। शूटर गिरफ्तार हुए हैं। सलमान खान केस में बड़ा खुलासा हो रहा है। इजरायल का प्लान तेहरान डिकोड कैसे हो रहा है, यह खबर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा रामनवमी पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी पर खबर होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आर पार का संग्राम कैसे छिड़ा हुआ है, तमाम बड़ी खबरें होंगी जिस पर हम आपको विस्तार के साथ हर एक खबर सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले सलमान खान के घर पर हमले से दहशत के एजेंट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच और भुज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के भुज में दोनों शूटर्स को मंदिर परिसर से पकड़ा गया है। टीवी9 की खबर पर मोहर लगी है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आखिर इन दोनों शूटर्स की लोकेशन क्या थी। टीवी9 ने बताया था वसई हाईवे की तरफ ये दोनों आरोपी भागे थे। तो कैसे पकड़े गए सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर जिन्होंने फायरिंग की दोनों हमलावर? सीसीटीवी के जरिए बाकायदा इनकी ट्रेसिंग की गई, ट्रैक किया गया कि आखिर ये किस तरफ गए हैं, किस तरफ रुख किया है। तो सीसीटीवी की मदद ली गई, डंप डेटा को निकाला गया। इसके साथ ही भुज में होने की क्राइम ब्रांच को लीड मिली, लोकल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से जो लोकल क्राइम ब्रांच है भुज में उसको इन्फॉर्म किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच इसके बाद भुज पहुंचती है। लोकल पुलिस के साथ रेड को अंजाम दिया गया। मंदिर परिसर से इन दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी की गई। मंदिर क्यों गए अभी तक इस बात का खुलासा हो नहीं पाया है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, काफी ज्यादा चैलेंजिंग था इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ना, क्या खबर है? क्योंकि आप बता रहे थे कि आप 10 बजे के आसपास ये दोनों मुंबई लाए जाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन करुणा उसके पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर पहले ही कच्छ जिले के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन अधिकारियों से जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ में मिलकर अंजाम दिया है, और वहां पर बातचीत में एक बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है। जिस हथियार का इस्तेमाल सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए किया गया था, क्राइम ब्रांच को अभी वो हथियार मिला नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, आरोपी कस्टडी में है, लेकिन अभी तक वो 7.6 बोर की पिस्टल बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल इस फायरिंग के लिए किया गया था। चूंकि 5 राउंड फायरिंग हुई थी और एक लाइव कार्टेज मिला था, यानी कि उस पिस्टल को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि संभवतः जब मुंबई से आरोपी फरार हुए तो उन्होंने उस हथियार को, उस पिस्टल को या तो कहीं छुपा दिया है या फिर कहीं पर उन्होंने फेंक दिया है, और उसको लेकर पूछताछ देर रात को की गई थी, लेकिन वहां पर स्पष्ट तौर पर विक्की और सागर ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुंबई लेकर आना जरूरी था क्योंकि पूरा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इन दोनों ही आरोपियों बिल्कुल राजीव, तो वो हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया इस वारदात को अंजाम देने में, उसको हासिल करना, हासिल करना इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार के रहने वाले दोनों शूटर्स, ये सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है, दोनों शूटर्स को मुंबई लाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई ला रही है भुज से। आज दोनों से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। सलमान खान के अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग हुई, इस पूरे मामले पर हर एक जानकारी ली जाएगी। तो आरोपी शूटर सागर पाल बिहार के चंपारण का रहने वाला है। जो खबर सामने आ रही, कुछ और डिटेल्स क्या है ये इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। तो सबसे पहले जैसा हमने बताया कि सागर पाल, जिसके बारे में खबर है कि बिहार के चंपारण का ये रहने वाला है, 21 साल इसकी उम्र है। शूटर विकी गुप्ता जो कि दूसरा आरोपी है, वो पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का रहने वाला है और इसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। अब इनसे पुलिस पूछताछ करेगी और सच का खुलासा होगा कि आखिर यह हमला क्यों किया गया, किसके कहने पर यह हमला किया गया। यह सारी जानकारी हासिल करना मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ का बड़ा बयान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका से इंकार नहीं किया गया है। मुंबई लाने के बाद हर एक एंगल से तफ्तीश होगी। बिश्नोई गैंग कनेक्शन पर भी पूछताछ होगी क्योंकि इस वारदात के बाद यह कनेक्शन सामने आया था। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। फायरिंग की साजिश पहले रची गई थी, तो पहले से इस साजिश को रचा गया था। सोर्सेस ये बतला रहे। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के हवाले से एक और ये बड़ी खबर है, पनवेल में किराए पर ये दोनों हमलावर रह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगला जो टारगेट है वो पनवेल फार्म हाउस है। ये विस्फोटक खुलासा है जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के सोर्सेस कर रहे हैं। दरअसल पनवेल में शूटर्स ने किराए पर एक मकान ले रखा था। मकान मालिक भी पुलिस के रेडार पर है। 1 महीने पहले इस साजिश को रचा गया था। हर एक जानकारी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर इस पूरे मामले में इनपुट लिया गया था। गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की गई। पनवेल फार्म हाउस पर हमले की अब आशंका है। मुंबई क्राइम ब्रांच सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाद पनवेल फार्म हाउस जो सलमान खान का है वहां पर अगला हमला हो सकता है। राजीव, ये बड़ा खुलासा और बेहद ही सनसनीखेज। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाद क्या अगला टारगेट हमलावरों का पनवेल फार्म हाउस हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जहां पर सलमान खान का अर्पिता जो कि उनकी बहन है, उनकी बहन के नाम पर ये फार्म हाउस है पनवेल में, और मुख्य हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर अंदर गांव में एक सुनसान जगह पर है फार्म हाउस है। और वहां पर अमूमन कभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भीड़भाड़ नहीं रहती है, तो किसी के लिए वहां पर उस फार्म हाउस तक पहुंचना, वहां रेकी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसी पनवेल इलाके में एक राधा कृष्णा अपार्टमेंट है, उसकी भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास में है, जहां पर इन दोनों ही शूटर्स ने लगभग 1 महीने पहले किराए पर मकान लिया था और उसमें 1 महीने से रह रहे थे। कल ही उस मकान मालिक तक भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। उस मकान मालिक को भी उन्होंने अपनी हिरासत में लिया है। ठीक है, तो पनवेल में मकान किराए पर लेना और अब जो खुलासे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और अब पनवेल फार्म हाउस पर भी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ईरान पर किसी भी वक्त इजरायली हमले का डर है। इजरायल ने हमले का पूरा खाका तैयार किया। हमले के लिए हथियार, लोकेशन, वक्त को तय कर लिया गया है। ये रिपोर्ट बता रही इजरायली वॉर कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगाई है। तो अब इजरायल बदला लेने के लिए तैयार है। ईरान पर हमले की तैयारी है। पूरी जानकारी क्या है, बिग वॉल का सीधा हम यहां पर रुक करते ईरान से बदले के लिए तैयार कर दी गई है इजरायली टीम। और क्या खबर आ रही है, जिन हथियारों से हमले उन्हें बनाने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। ईरानी सेना और वाजा से जुड़े अफसर टारगेट पर हैं। जो जानकारी एक्सक्लूसिव सामने आ रही है, इजरायल ने हमले का जो तरीका है वो भी तय कर लिया है। कैसे ईरान के खिलाफ हमला होगा, हमला कैसे होगा, इसकी जानकारी को हालांकि गुप्त रखा गया है। तो ये जानकारी अभी तक इजरायल के बदले को लेकर सामने आ रही है। इस बीच इजरायल की हमले की तैयारी पर एक और बड़ी खबर है। इस तैयारी के बीच ईरान ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। रडार सिस्टम का वीडियो जारी करके इजरायल को धमका दिया है। हर खतरे के मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, यह ईरान की तरफ से कहा गया है, क्योंकि संभावित है कि बहुत जल्द इजरायल बदला लेगा, हमला करेगा। एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री की बड़ी धमकी। इजरायल हमले से पहले अच्छे से सोचे, यह ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से धमकाया गया। हमला किया तो भीषण पलटवार करेंगे, जवाब बड़ा, विध्वंसक और विस्तृत होगा। तो इजरायल किसी भी हालत में बदले की बात कर रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ईरान भी अंजाम भुगतने की इजरायल को धमकियां दे रहा है। इससे जुड़ी क्या बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए। इजरायल ये कह रहा है कि चुप नहीं बैठेंगे। ईरान कह रहा है कि हमला किया तो तबाही आएगी। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि हमले की जगह और वक्त तो वो तय करेगा। ईरान बार बार यह कह रहा है कि हमले की भूल बिल्कुल ना करे इजरायल कह रहा है ईरान भारी कीमत चुकाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है जवाब में कि उसका पलटवार 10 गुना ज्यादा प्रलयंकारी होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। मनीष, इजरायल के पलटवार को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मिशन है वो लॉक एंड लोडेड, वो पूरी तरह से तैयार है अब इजरायल की तरफ से। बिल्कुल, देखिए करुणा, ये बात तो साफ कर दी गई है इजरायल की वॉर कैबिनेट में कि हम हमला करेंगे, हम जवाब देंगे, और वो जवाब उस स्केल का होगा जिस तरह से कि ईरान ने हमला किया था। अब उसके लिए उन्होंने टारगेट भी सेलेक्ट कर दिया है। दूसरी बात ये भी खुलकर सामने आई है कि इस बार इजरायल भी ईरान में किसी सिविलियन जगहों को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि मिलिट्री से संबंधित जगह को ही टारगेट करेगा। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इजरायल ने अगर हमला किया तो इस बार हम 12 दिन या 14 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सेकंड में ही हम इसका हमला करेंगे। बल्कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने इसके लिए करीब 400 मिसाइलें तैयार करके रखी है, जिसमें इस बार फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी। तो कुल मिलाकर यह है कि दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। अंदाजा यही लग रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल की तरफ से हमला हो सकता है और उसके जवाब में ईरान भी फिर उसी दिन हमला करेगा। तो कुल मिलाकर ना चाहते हुए भी, चाहे इजरायल और ईरान कुछ भी कहे, लेकिन लग रहा है कि ये रीजनल वॉर होकर रहेगा उस दिशा में। यानी अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है इजरायल की तरफ से, ये साफ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दें, ईरान के सहयोगी यमन की तरफ से इजरायल पर अटैक किया गया है। इजरायल के एलात में यमन का हमला हुआ है। यमन के अंसरुल्लाह ने हमला किया और एक खबर यह भी आ रही है कि ईरान में घुसकर हमला कर सकता है इजरायल। इजरायल तनाव पर यूएस का यह बहुत बड़ा बयान है। आखिरी फैसला इजरायल पर छोड़ा गया है। हम आगे युद्ध नहीं चाहते, यह भी अमेरिका की तरफ से क्लियर किया गया है। लेकिन एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो अमेरिका का बयान निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि इजरायल ईरान के अंदर घुसकर हमला कर सकता है, बदला ले सकता है। तो ईरान पर इजरायल कितना विध्वंसक हमला कर सकता है, इसकी अलग अलग संभावना है। आपको बताते हैं,
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली संभावना है कि विनाशकारी हवाई हमले से चौतरफा संघर्ष होगा। इसकी संभावना हालांकि 20% है। ईरान के परमाणु ठिकानों को बचाते हुए हमला हो, इसकी संभावना 40% है। ईरान की इमारतों पर सांकेतिक हमले हो, इसकी संभावना 80% है। हिजबुल्लाह ठिकानों पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक हो, इसकी संभावना सबसे ज्यादा 90% है। तो इस तरह से ईरान हमला कर सकता है इजराइल पर, और इजराइल का जो बदला है, जो आपको बता रहे हैं, उसकी संभावना है। तो ममता पर बीजेपी का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को दंगाई कहा, यह बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। अमित मालवीय ने ममता का एक वीडियो पोस्ट करके लिखा, बंगाल को हम और वो में बांट रही है ममता बनर्जी। अमित मालवीय की तरफ से यह पोस्ट। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। तो ममता पर बीजेपी के क्या आरोप हैं, ये आप देखिए। दरअसल कूच बिहार कार्यक्रम में हिंदू विरोधी बयान दिया गया, ये आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी पर बीजेपी की तरफ से। हिंदुओं को ममता बनर्जी ने दंगाई कहा, ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया, जो पोस्ट किया गया। विशेष धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है और साथ ही रामनवमी को दंगों के आयोजन का दिन बताया गया। बंगाल में हिंदू बनाम अन्य धर्म का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से यह भी आरोप, बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बताया गया।